Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss the paper of graduation category. ग्रेजुएशन कैटेगरी STS IBA की तरफ से जो इसका स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया गया था 10 अगस्त को, उसका कंप्लीट पेपर रिलीज हो चुका है। आंसर की भी आ चुकी है, तो उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में। फर्स्ट पोर्शन हमारे पास है इंग्लिश का। इंग्लिश के एज यू ऑल नो कि 40 क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट आपका जो पोर्शन है वो कॉम्प्रिहेंशन का है, और यहाँ पे जो आपको पैसेज दिया हुआ है वो रिलेटेड है टू द यूज ऑफ सोशल मीडिया, कि हम कैसे सोशल मीडिया को वाइजली यूज कर सकते हैं ताकि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी ना हो, हमारी जो है हेल्थ भी इफेक्ट ना हो, हमारी डेली एक्टिविटीज भी इफेक्ट ना हो, कैसे आपकी डेली लाइफ में बैलेंस हो, इतना ज्यादा सोशल सोशल मीडिया का यूज नहीं करना चाहिए, कैसे इसको ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बेनिफिट्स कैसे यूज करना चाहिए, तो उसके बारे में ये पूरा पैसेज है। उसी से रिलेटेड आपको स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन कैन गेट मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम। तो यहाँ पे आपका जो है इस पैसेज को थोड़ा आप पढ़ेंगे गौर से, तो उसमें यही बात लिखी हुई है कि सोशल मीडिया से हम काफी सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। उसका करेक्ट आंसर है ए, सोशल मीडिया। देन सेकंड हमारे पास है, नो वन कैन इजीली कर्ब द इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स। अगर हम सर्टेन रूल्स को फॉलो करके सोशल मीडिया का यूज करेंगे तो उसके इल इफेक्ट्स से हम बच सकते हैं। So the correct answer is C, rules. Then 3 हमारे पास है, study time and physical activities require proper balance to deal with study and health. अगर हम इनके बीच में बैलेंस रखें, स्टडी टाइम एंड फिजिकल एक्टिविटीज को, तो हम स्टडी से भी एकेडमिक्स से भी डील कर सकते हैं और अपनी हेल्थ भी जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन 4 इज टू स्प्रेड एनी न्यूज विच इज नॉट वेरीफाइड। अक्सर सोशल मीडिया पे हम जो भी चीजें आती हैं उसको शेयर कर देते हैं विदाउट वेरिफिकेशन। तो अगर हम विदाउट वेरिफिकेशन किसी भी गलत न्यूज को फॉरवर्ड कर देते हैं तो वो इनकन्वीनियंस कॉज करता है। So the correct option is A, inconvenience. Then 5, we have social media can be used effectively by a user who is prudent. Prudent means कोई ऐसा बंदा जो कि अक्लमंद हो, दानिशमंद हो, जो समझदारी से वाइजली किसी चीज को यूज करे। तो सोशल मीडिया को इफेक्टिवली वही बंदा, वही यूजर यूज कर सकता है जो कि प्रूडेंट हो। प्रूडेंट मीन्स जो कि अक्लमंद हो, समझदार हो, उसका वाइजली यूज करे, उससे ज्यादा एडवांटेजेस ले सके, ना कि उसके इल इफेक्ट्स में चला जाए। सो नेक्स्ट वी हैव, okay, so next is question number 6. Use of social media appropriately can be a good resource. Social media का यूज जो है वो good resource है। So correct option is A. Then 7 है हमारे पास, the similar meaning of the word prudent. prudent यहाँ आपके इस पैराग्राफ में यूज हुआ है, तो उसकी सिमिलर मीनिंग पूछी गई है, बेसिकली साइनोनिम पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रूडेंट मीन्स जो कि समझदार हो, वाइज हो, सेंसिबल हो, तो उसको हम सेंसिबल कह सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, सेंसिबल। देन 8 वी हैव द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस का मकसद है जो कि ट्रबल क्रिएट करे, प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा है, तो डी ऑप्शन हमारे पास था, ब्लेसिंग। अब हमारे पास ऑप्शन ए है वरी, ऑप्शन बी है प्रॉब्लम, ऑप्शन सी है ट्रबल। तो ये तीनों जो हैं इसकी सिमिलर मीनिंग्स हो जाएंगी, और इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा वो होगा ब्लेसिंग। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। देन 9th क्वेश्चन वी हैव, इन द करंट टाइम टू गिव अप सोशल मीडिया इज नॉट अ। अभी करंटली जो टाइम चल रहा है इसमें सोशल मीडिया को बिल्कुल छोड़ देना, तो ये रियलिस्टिक ऑप्शन नहीं है। हमें डील करना पड़ता है, हमें दुनिया से टच में रहने के लिए सोशल मीडिया यूज करना पड़ता है, उसका इफेक्टिवली यूज किया जाए बजाय इसके कि उसको छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, इज नॉट अ रियलिस्टिक ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Then next we have to avoid indulge too much in self portrayal and giving time to family and friends will have a पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इस पैराग्राफ में लिए गए हैं। आप
पैराग्राफ पढ़ोगे तो इजीली इन क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हो। सो क्योंकि ये मेरे पास पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट वी हैव 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन साइनोनिम का हमारे पास है, साइनोनिम ऑफ द वर्ड रेवरेंस। अब रेवरेंस का जो मकसद होता है वो होता है किसी चीज के लिए किसी चीज को एडमायर करना, किसी चीज की इज्जत करना, रेस्पेक्ट। तो उसका साइनोनिम हो जाएगा रेस्पेक्ट। ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज सी, रेस्पेक्ट। देन 12 एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का एंटोनिम बताना है। तो स्टेगनेंट बेसिकली जो वर्ड है उसका मकसद होता है कि समथिंग विच इज नॉट इन मोशन, कोई चीज जो कि मूवमेंट में ना हो, रेस्ट पे हो। तो इसका जो एंटोनाइम होगा वो होगा कि ऐसी चीज जो मूवमेंट में हो, तो उसको मोटाइल कहा जाता है। मोटाइल मीन्स समथिंग विच इज इन मूवमेंट और मोशन, उसको मोटाइल कहा जाता है। तो स्टेगनेंट मीन्स जो चीज रुकी भी हो, मोटाइल मीन्स जो चीज मूवमेंट में हो, जो चीज मोशन में हो, उसको मोटाइल कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, मोटाइल। देन 13 वी हैव साइनोनाइम ऑफ द वर्ड डिसमाउंट। डिसमाउंट का साइनोनाइम बताना है। अब डिसमाउंट का मकसद है किसी चीज से उतरना, टू गेट डाउन फ्रॉम समथिंग। सपोज आप किसी गाड़ी पे हो, आप बाइसाइकिल राइड कर रहे हो, तो उससे उतरना, उसको डिसमाउंट कहते हैं। तो इसका जो साइनोनाइम होगा वो होगा डिसएम्बार्क। इसका भी मकसद होता है कि किसी व्हीकल से, टू गेट ऑफ फ्रॉम अ व्हीकल, किसी गाड़ी से उतरना। Then next we have the antonym of the word disguised. Disguised का antonym बताना है। अब disguised means disguise word की जो meaning होती है वो होता है basically कि अपना रूप change करना, अपनी identity को छुपाना, अपनी appearance को change करना। तो छुपाने के लफ्जों में आता है डिस्गाइज, और अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज करना किसी के सामने, ये इसका एंटोनाइम हो जाएगा। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, एक्सपोज्ड। देन नेक्स्ट वी हैव एंटोनाइम ऑफ द वर्ड डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का एंटोनाइम बताना है। अब डिजेक्टेड का मकसद है उदास होना, मायूस होना, टू बिकम सैड। तो उसका एंटोनिम बताना है। तो डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड बैंड एंड ग्लूमी। ग्लूमी का मकसद भी सैड होता है, डिप्रेस्ड का मकसद भी सैड होता है। ये दोनों उसके साइनोनिम्स हो जाएंगे। बैंड यहाँ पे रिलेटेड वर्ड नहीं है। इसका जो एंटोनाइम होगा वो होगा ज्यूबिलेंट। ज्यूबिलेंट का मकसद होता है कि जो चीज जो एक्सट्रीमली हैप्पी हो, जो जॉयफुल हो, सैड ना हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, jubilant. Then next we have synonym of the word audible. Audible means something which is able to hear. हम किसी चीज को सुन सकें, आसानी से नोटिस कर सकें। तो इसका साइनोनाइम होगा noticeable. So the correct option is C. Then next we have the antonym of the word threat. थ्रेट का मकसद होता है धमकी देना, खतरे की कोई बात हो। तो इसका एंटोनाइम बेसिकली क्या हो जाएगा? इसका एंटोनाइम हो जाएगा गार्ड, टू प्रोटेक्ट समथिंग। रिस्क, डेंजर, टर्मोइल, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? ये इसके साइनोनाइम्स में आ जाते हैं। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, गार्ड। देन 19th क्वेश्चन we have synonym of the word insolence. insolence का साइनोनाइम, तो insolence का मकसद है कि किसी से बदतमीजी से पेश आना, किसी से बदतमीजी करना, डिसरिस्पेक्ट के लफ्जों में आता है। तो उसका जो साइनोनाइम होगा वो हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट। करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन लास्ट एंटोनाइम वी हैव एंटोनाइम ऑफ द वर्ड envy. envy मीन्स किसी चीज से हसद करना, जेलसी, किसी चीज से जेलस फील करना। तो इसका जो एंटोनाइम होगा वो हो जाएगा गुडविल। गुडविल किसी से जो है फ्रेंडली फीलिंग रखना किसी दूसरे के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हमारे पास स्पेल चेकिंग के हैं। हमसे डिफरेंट क्वेश्चंस की डिफरेंट वर्ड्स की स्पेलिंग करेक्ट पूछी गई है। तो 21 है एबंडेंस की स्पेलिंग। तो एबंडेंस की स्पेलिंग होती है दिस वन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन 22 हमें डिपेंडेंट की बतानी है करेक्ट स्पेलिंग। तो डिपेंडेंट की अगर हम बात करें तो डिपेंडेंट की मोस्टली जो मोस्ट यूज्ड जो स्पेलिंग है वो ये है डी वाली। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें। लेकिन जो हमारा बी ऑप्शन है डिपेंडेंट विथ ए, यहाँ पे डिपेंडेंट विथ ई, तो बी भी बेसिकली करेक्ट है। अगर हम देखें तो अमेरिकन इंग्लिश में ये वाली स्पेलिंग यूज होती है,
और जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें डिपेंडेंट की ये वाली स्पेलिंग यूज होती है। तो बेसिकली बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, बी एंड डी। Then next we have the 23 spelling बतानी है privilege की। तो privilege की जो correct spelling है वो this one D, so the correct option is D. Then 24 fanatic, fanatic की spelling is with A, F-A-N-A-T-I-C, so the correct option is C. Then 25 endeavor, endeavor की हमें spelling, तो correct spelling this one A is the correct option is here. Then next we have 5 questions of error detection. हमें एरर डिटेक्ट करना है कि इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। सो 26 इज चिल्ड्रन लव द सॉफ्टनेस ऑफ द न्यू सोफा सेट। अब यहाँ पे बेसिकली सॉफ्टनेस नहीं होगा, यहाँ पे होगा सॉफ्टनेस। तो जो है वर्ड सही यूज नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे होगा चिल्ड्रन लव द सॉफ्टनेस ऑफ द न्यू सोफा सेट। सो यहाँ पे एरर बी ऑप्शन में है, सो करेक्ट आंसर इज बी। Then next we have 27. The teacher made me cleaned the cupboards and desks. जब भी made me का लफ्ज आता है तो made me के साथ हमेशा जो बेस फॉर्म है वर्ब की वो लगती है। अब यहाँ पे cleaned नहीं होगा, यहाँ पे होगा clean. The teacher made me clean the cupboards. So यहाँ पे error B में है, so the correct answer is B. Then 28 eggs are laid by hens. अब यहाँ पे बेसिकली जो वर्ड यूज किया गया है वो ले, एग्स ले करना। तो ले का जो पास्ट फॉर्म है वो लेड होता है, ना कि लाइड होता है। यहाँ पे आपका लाइट लिखा हुआ है तो ये गलत है। सो एरर आपका यहाँ सी में है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन 29 Tinza deserved to pass the test because she had worked hardly. और यहाँ पे हार्डली यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा she had worked hard. So यहाँ पे जो एरर है आपका डी में है, so the correct option is D. Then 30 when the thief heard the dog he ran away. अब यहाँ पे बेसिकली हेयर की जो पास्ट फॉर्म जो होती है वो होती है heard, H-E-A-R-D. अब यहाँ पे H-E-R-D लिखा हुआ है जो कि मिस्टेक है, तो यहाँ पे जो एरर है वो है ऑप्शन सी में। When the thief heard the dog he ran away. Then next we have 5 questions from preposition. 31 spider tried time and again and fall. तो spider की जब भी बात हो, ये fall down की कैटेगरी में आता है, तो उसका होगा and fell down. बेसिकली यहाँ पे फेल होना चाहिए, it fell down, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। Then 32 there is a spring of hot water at Mangapur at Mangopir इन कराची, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन की बात हो रही है तो उसके लिए इन यूज होगा। देन 33 आई विल गो टू मरी इन स्प्रिंग, तो यहाँ भी जो है इन यूज होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ए। देन 34 इन विलेज द ओताक इज द प्लेस वेयर पीपल मीट इन द इवनिंग होगा, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन 35 किंग ब्रूस केयर्ड फॉर हिज पीपल, केयर फॉर मीन्स ख्याल रखना। सो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो होगा फॉर। द किंग ब्रूस केयर्ड फॉर हिज पीपल, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। Then next we have I think 5 questions of sentence structure. 36 identify the underlined word in the following sentence. आपको जो sentence दिया गया, अख्तर had come home unhappy. अनहैप्पी यहाँ पे क्या है? अनहैप्पी बेसिकली यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। अब क्योंकि ऑप्शंस में आपके पास एडजेक्टिव नहीं है तो इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे अनहैप्पी जो है एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, कॉम्प्लीमेंट। देन 37 चूज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें से डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा है? तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस बेसिकली वो होता है जिसमें किसी चीज को डिक्लेयर किया जाए, कोई चीज बताई जाए। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए एंड बी में पूछा जा रहा है कि आरंट यू हैप्पी हियर, आर यू हैप्पी हियर, तो ये इंटरोगेटिव होंगे। एंड डी जो है वो है मे यू रिमेन हैप्पी फॉर एवर, तो ये बेसिकली एक सब्जंक्टिव सेंटेंस है, तो ये डिक्लेरेटिव में नहीं आता। जबकि सी ऑप्शन जो है आई एम वेरी ग्लेड टू बी हियर,
तो ये हो जाएगा आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. देन 38, choose the tense in the following sentence. She read a book. अब यहाँ पे काफी कैंडिडेट्स जो हैं, काफी स्टूडेंट्स जो हैं, वो उसको प्रेजेंट फॉर्म के सेंस में लेते हैं, क्योंकि रीड जो है वो उसको रीड पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पे अगर तो ये प्रेजेंट होता तो यहाँ पे लिखा हुआ होता रीड्स, शी रीड्स अ बुक, वो हो जाता प्रेजेंट. अब यहाँ पे रीड की जो है वो पास्ट फॉर्म यूज की हुई है, शी रेड अ बुक. तो सिंपल एक सेंटेंस दिया हुआ है, शी रेड अ बुक, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, सिंपल पास्ट. देन 39, चूज द पास्ट परफेक्ट टेंस. अब आपको डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है. तो बेसिकली पास्ट परफेक्टिव टेंस में हेड के साथ जो है वो आपकी वर्ब की पास्ट फॉर्म लगती है. तो अगर हम ए को देखें, वॉज ही वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा. देन सी और डी को देखें, आई हैड 2 कार्स एंड अ बाइक, आई हैड टी इन द मॉर्निंग, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो जाएंगे. तो बाकी पास्ट परफेक्ट जो है वो द लीव्स हैड टर्न्ड ब्राउन, ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. Then last question of English section is choose the sentence with correct use of degree of comparison. यहाँ पे आपको different sentences दिए हुए हैं, इसमें इन sentences में एक comparison use की हुई है, तो कौन सा सही है, कौन सा sentence किस sentence में degree of comparison को सही use किया गया है. तो he is the happy person I know, तो ये नहीं होगा, ये होगा he is the happiest person I know. देन माई हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन हिज हाउस हो सकता है. देन अगर हम बी और सी को देखें, शी लाइक्स पिज्जा बेटर देन हर हस्बैंड, तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा. सी इज द करेक्ट ऑप्शन, हेयर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सुलेमान्स यंगेस्ट सन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, तो इसमें थोड़ा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का सही यूज हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. सुलेमान्स यंगेस्ट सन इज मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल. Okay, then next we have a portion of general knowledge. 61 क्वेश्चन हमारे पास है. The current chief minister of Balochistan as of July 2025. जुलाई 2025 तक आपका जो बलूचिस्तान का जो करंट चीफ मिनिस्टर है वो है सरफराज बुगटी, मीर सरफराज बुगटी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. Then 62, current Chief Justice of Pakistan as of July 2025. तो current Chief Justice हमारे जो हैं वो Justice यहया आफरीदी, correct option is B. Then 63, the current Chairman of the Senate of Pakistan as of July. Senate of Pakistan के current Chairman जो हैं वो सैयद यूसुफ रजा गिलानी, so the correct option is B. Then 64, the current President of the Islamic Republic of Iran as of July 2025. तो जो करंट प्रेसिडेंट हैं ईरान के वो हैं मसूद पेजेश्कियन. सो द प्रोनाउंसिएशन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. सो मसूद साहब जो हैं वो ईरान के करंट प्रेसिडेंट हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. Then 65, the fighter jet named Rafale is manufactured in अभी recently आई थिंक ये तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता होगा कि पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल गिरा दिए थे, और जो राफेल उनको जो मिले थे वो फ्रांस की तरफ से मिले थे. तो जो राफेल की जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो फ्रांस में हुई है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, फ्रांस. देन 66, द रिसेंट प्रमोशन इज फील्ड मार्शल. अभी जो मार्का हक बुनियानुल मरसूस की जो ऑपरेशन हुआ था उसमें जो उसके बाद जो है जनरल सैयद आसम मुनीर को फील्ड मार्शल के पोजीशन पे प्रोमोट किया गया था. तो जनरल सैयद आसम मुनीर को रिसेंट प्रमोशन मिला है एज अ फील्ड मार्शल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. Then 67, the current representative of Pakistan in the United Nations. आगे था as of July 2025. कुछ वर्ड्स मिसिंग है इसमें, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आसिम इफ्तिखार अहमद. आसिम इफ्तिखार अहमद साहब जो है वो करंट रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के यूएनओ में. Then 68, the first country, the following country does not share its border with Pakistan. ऑप्शंस में से कौन सा कंट्री ऐसा है जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता.
अब टोटल 4 कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। ईरान शेयर करता है, अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, चाइना पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इंडिया पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन था उसमें या तो चाइना होगा या इंडिया होगा, जबकि जो बी ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, उज्बेकिस्तान। Okay, next we have 69, the highest peak of Himalayas. अब यहाँ पे ऑप्शन सी मिसिंग है, लेकिन थोड़ा बहुत जो ब्लर था उसमें केथर मेंशन था शायद, तो वो रॉन्ग आंसर ही है। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, अगर हम जनरली देखें, इन ऑप्शंस को कंसीडर ना करें, तो हिमालयाज की बेसिकली जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। अब यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस में हमारे पास माउंट एवरेस्ट नहीं है, तो उस हिसाब से इन ऑप्शंस को कंपेयर करें तो इन ऑप्शंस में से K2 जो है वो हाईएस्ट पीक होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, K2। देन 70, मिकमोन लाइन इज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन। मिकमोन लाइन जो है वो कौन से दो कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल लाइन है? तो वो है इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना के बीच में ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन 71, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ स्ट्रेट बिटवीन। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ओमान एंड ईरान के बीच में है, तो ओमान एंड ईरान के बीच में तो हम कह सकते हैं कि इट इज बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन 72, करेंसी ऑफ चाइना। चाइना की जो करेंसी वो चाइनीज युआन है, इसको RMB भी कहा जाता है, रेनमिनबी के नाम से, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है वो चाइनीज युआन के नाम से फेमस है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, युआन। देन 73, फॉलोइंग कंट्री इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है वो दो कंट्रीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता, एक इसराइल है, दूसरा आर्मेनिया है। सो यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस में हमारे पास आर्मेनिया है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। देन 74, द फर्स्ट कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून। पहला कंट्री जो कि मून के साउथ पोल पे पहुंचा था वो कौन सा था? इंडिया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, इंडिया। देन 75, फॉलोइंग इज अ कंट्री इन लैटिन अमेरिका। इन चारों में से कौन सा कंट्री जो है वो लैटिन अमेरिका में आता है? तो पेरू जो है वो लैटिन अमेरिका में आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, then next we have a portion of everyday science from question number 76 to 85. Question number 1 is question number 76 is which of these are involved in the clotting of blood? अब इनमें से कौन सा जो है वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होता है? कौन सा कंपोनेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होता है, ब्लड को रोकने में इन्वॉल्व होता है? तो वो प्लेटिलेट्स होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन 77, पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व इन रीजनिंग। हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो कि रीजनिंग में इन्वॉल्व है, जिससे हम डिसीजंस वगैरह लेते हैं, तो वो है फ्रंटल लोब। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, फ्रंटल लोब। Next we have the root hairs are most important to a plant. प्लांट में रूट हेयर्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्यों? अब इसको अगर हम थोड़ा देखें तो जो रूट हेयर्स हैं बेसिकली वो स्प्रेड आउट होती हैं सॉइल में। तो जैसे जैसे ये स्प्रेड आउट होती हैं, फैलती हैं, तो ये एक सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही होती हैं। जितनी इनकी रूट हेयर्स स्प्रेड आउट होंगी, उतना ये सॉइल से जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो रूट हेयर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है हमारा वो यही लिखा हुआ है, थोड़ा यहाँ पे मिसिंग है। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर्स जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, जिससे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन इफेक्टिवली हो जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन 79, व्हिच प्रोसेस इन्वॉल्व माइटोसिस। अब माइटोसिस एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है और ये यूज होता है फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड सेल्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, ग्रोथ, रिपेयर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि ऑप्शन ए एंड डी में रिडक्शन डिवीजन यूज हुआ है। अब रिडक्शन डिवीजन माइटोसिस में नहीं, मियोसिस में यूज होता है।
और ऑप्शन सी में अगर हम देखें सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, तो ये ना माइटोसिस मियोसिस में नहीं यूज होता, ये डीएनए क्लोनिंग वगैरह में यूज होता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ, रिपेयर एंड asexual reproduction. Then question number 80, a solution with pH 7, कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसकी pH 7 है उसको हम क्या कहेंगे? तो जिसकी pH 7 होती है वो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन, जिसकी pH ग्रेटर देन 7 होती है वो होता है बेसिक सॉल्यूशन, और जिसकी pH लेस देन 7 होती है वो होता है हमारा एसिडिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे pH इज 7, अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है हमारे पास जिसकी pH 7 है तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 81 इज रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पे हमें नंबर के पेयर्स दिए हुए हैं और ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम है। तो अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो इसमें है 1.01 एंड 2.0। अब 1.01 में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं और 2.0 में हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। तो क्योंकि ये डेसिमल के राइट पे जो 0 आता है वो एज अ सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर होता है, जबकि डेसिमल के लेफ्ट में जो आता है वो एज अ सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं होता। तो ए ऑप्शन में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम नहीं है, एक में 3 है, एक में 2 है। देन अगर हम बी को देखें तो बी में है 6.02 एंड 2.0, ये दो हैं। तो 6.02 में सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं और इसमें हमने अभी देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, तो इनमें भी सेम नहीं है। देन अगर हम सी में देखें तो सी में क्या है हमारे पास 0.004 एंड 2.0 में हमने देखा कि 2 हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब 0.004 में सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ ये एक है 4, क्योंकि ये जीरोस जो के डेसिमल के लेफ्ट पे हैं वो काउंट नहीं होते। तो यहाँ पे एक में सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, एक में सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो इनका भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम नहीं होगा। अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें डी 1.01, 1.01 में सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 आ जाएंगे क्योंकि ये 0 बीच में आ जाता है तो ये काउंट होगा। और 0.124, अब 0.124 में 0 काउंट नहीं होगा, 124 में 3 आ जाते हैं, तो इन दोनों में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस पेयर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन नेक्स्ट वो ये 82, so I need a blank page. So just wait. Okay. So 82. Branch of chemistry that deals with hydrocarbons. ऐसी branch of chemistry जो कि hydrocarbons से deal करती हो उसको कहते हैं organic chemistry. So the correct option is A, organic chemistry. Oh, sorry, C, organic chemistry. Then 83. Shortest distance between 2 points. दो points के दरमियान shortest distance को displacement कहा जाता है. So the correct option is C. देन 84 में हमारे पास बेसिकली एक प्रॉब्लम दिया हुआ है एक्सीलरेशन का। एन ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट्स फ्रॉम 0 टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल एक्सीलरेशन आपको जो दी हुई है वो 0 है, फाइनल एक्सीलरेशन आपको जो दी हुई है वो 4 है, सॉरी 20 है, और टाइम जो आपको दिया हुआ है वो 4 सेकेंड्स है। तो एक्सीलरेशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप चेंज इन एक्सीलरेशन देखोगे, उसको डिवाइड करोगे टाइम से। तो चेंज इन एक्सीलरेशन कितना आ रहा है? 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, फाइनल माइनस इनिशियल 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 20/4, 20/4 क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन 85, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अब अगर हम सिंपली देखें कि कोई सरफेस है जिससे सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस को छोड़ के निकल रहे हैं, एवापोरेट आउट हो रहे हैं, तो इसका जो रेट हम कैसे इंक्रीज करेंगे? अगर तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बेसिकली क्या होता है, सपोज ये आपका सरफेस है किसी भी लिक्विड का, तो अगर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से दबाव बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस को छोड़ नहीं पाएंगे। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज कर दें
इसकी वजह से क्या होगा, सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे दबाव कम होगा, जिसकी वजह से वो इजीली सरफेस को छोड़ सकते हैं। तो जितना इजीली, जितना फास्ट आपके सरफेस के मॉलिक्यूल्स सरफेस से मूव आउट करेंगे, स्केप आउट होंगे, उतना हमारा रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे बाय डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी कैन इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, बाय डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Okay. Then next we have a question, we have 5 questions of Islamiyat and Pakistan studies. So question 86, who is considered the father of Judaism, Christianity and Islam? Judaism, Christianity and Islam का जनरल फादर किसको कंसिडर किया जाता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को. So the correct option is C. Then 87, all three major monotheistic religions developed in, जो 3 major monotheistic religions है वो कहाँ डेवलप हुए थे? वो डेवलप हुए थे मिडिल ईस्ट रीजन में. So the correct option is C. Then 88, ideology of Pakistan is based on, तो ideology of Pakistan two nation theory पे based है, जिससे कहा गया था कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज जो ब्रिटिश इंडिया में है वो 2 अलग अलग कौमें हैं. तो उसी से आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान उसी पे बेस्ड है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. देन 89, ब्लैंक वाज सेट एज द प्रीएम्बल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन. 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन बेसिकली पर्पस एंड जो इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट था, बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से रिलेटेड है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि 1949 में पास हुआ था. Then 90, legal framework order of 1970 was issued by General Yahya Khan, जो कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे. So the correct option is C. Okay, then last portion we have computer section के 10 questions है हमारे पास. So question number 91. In the following options, which one is not a part of the MS Word page setup group? Margin, orientation, size and wrap text. Margin, orientation and size, ये तीनों जो हैं वो इसके पार्ट हैं, MS Word पेज सेटअप के पार्ट हैं, जबकि wrap text नहीं है. So the correct option is D. Then 92, a data rate is expressed in BPS, bits per second. Which one of the following is not a valid way of expressing BPS? बेसिकली बीपीएस के लिए हम एमबीपीएस भी यूज करते हैं, जीबीपीएस भी यूज करते हैं, टीबीपीएस भी यूज करते हैं, जबकि हम एचबीपीएस यूज नहीं करते. यहाँ पे एम मीन्स मेगा, जी मीन्स गीगा, टी मीन्स टेरा, एचबीपीएस हम यूज नहीं करते. तो दिस इज नॉट अ वैलिड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग बीपीएस. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, एचबीपीएस इज द करेक्ट ऑप्शन. Then 93, an unwanted signal that mixes up with the original signal. अगर हमारे पास कोई ओरिजिनल सिग्नल है, उसके साथ कोई ऐसा सिग्नल मिक्स हो जाता है जो कि अनवांटेड है, तो वो क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज नॉइज. ऑप्शन इज बी. Then 94, which of the following computer components typically contains the most transistors? RAM, microprocessor, हार्ड डिस्क एंड रोम में से किसमें सबसे ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं? तो वो माइक्रो प्रोसेसर में, सीपीयू में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. देन 95, we have which of the following is not a system software? MS Windows, assembler, device drivers and MS Office में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जो MS Office है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. देन 96, एक्सटर्नल कैश मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंपोनेंट्स? कौन से दो कंपोनेंट्स के बीच में एक्सटर्नल कैश मेमोरी लोकेटेड है? तो वो है बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड रैम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. देन 97, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ पर्सन हु वर्क्स ऑन. सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या है? किस चीज पे काम करता है? अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क्स ऑन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. Then 98, what is the form of analog data? अब analog data जो है it is in the form of a continuous signal होता है, इसमें discrete signal नहीं होता, continuous signal होता है. So the correct option is B. It is in the form of a continuous signal. Then 99, virtual reality. Virtual reality एक ऐसी field है जहाँ पे क्या होता है? Virtual reality में basically एक artificial environment create किया जाता है with the help of a software. तो उसको वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड विद सॉफ्टवेयर. देन लास्ट
क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ओएसआई लेयर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम से लेके टॉप तक करेक्ट सीक्वेंस क्या है ओएसआई लेयर का? तो वो है फिजिकल, देन डेटा लिंक, देन नेटवर्क, देन ट्रांसपोर्ट, देन सेशन, देन प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन। बॉटम टू टॉप अगर हम देखें, सो द करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।